नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। देश भर में कोरोना वायरस के मामले 2,76,000 से ज्यादा हो चुके हैं और इसी बीच चर्चा शुरू हो चुकी है एक बार फिर से कि क्या मुंबई से दिल्ली तक कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है। वहीं इससे ठीक हुए मरीजों की जो संख्या है वो एक्टिव मरीजों से देश में पहली बार ज्यादा हुई है। पहली बार रिकवर हुए लोगों और एक्टिव केस में करीब 1500 का अंतर दर्ज किया गया है। देश में जहां 1,33,632 एक्टिव केस हैं, वहीं अब तक ठीक हुए लोगों की संख्या 1,35,205 हो चुकी है, जबकि देश में अब तक कोरोना वायरस के कुल मामले 2,76,000 से ज्यादा हो चुके हैं और 7,745 लोगों की मौत हो चुकी है। इधर नोएडा में कोरोना वायरस को लेकर प्राइवेट लैब्स द्वारा बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। इन लैब्स ने अपनी रिपोर्ट में 35 लोगों को कोरोना से संक्रमित बता दिया, जबकि इन्हें कोरोना था ही नहीं। गलत रिपोर्ट्स के चलते इन 35 लोगों को कोरोना अस्पताल में 3 दिन तक कोरोना वार्ड में रहना पड़ा। अब तक की जांच में पता चला है कि इन प्राइवेट लैब्स ने ICMR की गाइडलाइंस का उल्लंघन किया है और इनमें से कई लैब्स के पास कोविड-19 के टेस्ट करने की इजाजत थी ही नहीं। और दिल्ली से सटे गुरुग्राम में 2300 से ज्यादा कोरोना मरीज हो चुके हैं। बड़ी आबादी वाले इस शहर में सिर्फ एक सरकारी अस्पताल है। बदहाली की इस खबर पर हम सुबह से ही बने हुए थे और शाम तक खबर आई कि CMO का तबादला कर दिया गया है। दिल्ली से लगा 30 लाख से ज्यादा आबादी वाला शहर, ऊंची ऊंची इमारतें, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के दफ्तर इसकी पहचान है। आलीशान मॉल्स, क्लब, 5 सितारा होटल बाकी शहरों के बीच इसका रौब बढ़ाते हैं। लेकिन इस शहर का ये रौब कोरोना संकट में ढीला कर दिया है। यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी लचर हैं, ये अब सामने आ गया है। इतनी बड़ी आबादी के लिए एक ही बड़ा सरकारी अस्पताल है जो कोरोना के दबाव में चरमरा गया है। यहाँ पर एक हॉस्पिटल, सिर्फ एक हॉस्पिटल था पहले, वो हॉस्पिटल बंद हो चुका है। अब दूसरा एक हॉस्पिटल है गवर्नमेंट का, ESI हॉस्पिटल। उसके बाद कोई भी फैसिलिटी नहीं है, ना वहाँ पर सफाई की फैसिलिटी है, ना वहाँ प्रॉपर डॉक्टर्स हैं, ना वहाँ प्रॉपर नर्सिज हैं। तो गुड़गांव में मैक्सिमम प्राइवेट हॉस्पिटल हैं। उन प्राइवेट हॉस्पिटल में मना कर दिया है कोई भी कोविड का पेशेंट नहीं लिया जाएगा। अगर कोई पेशेंट अगर दूसरे से हार्ट की बीमारी है या कोई और बीमारी अगर उसको लिया जाता है तो सबसे पहले कहते हैं जी कोरोना का टेस्ट करवाइए। ये एक रेजिडेंट के साथ ये भी एक किस्म से पूरी तरह जाती है। अगर वो आदमी की दूसरी बीमारी से तो पहले कोरोना टेस्ट करवाते हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से अभी जब से ये केसेस आए हैं, लगभग 9 दिन से 200 से ऊपर केस आए हैं, गवर्नमेंट का पूरा तंत्र पूरी तरह कोलैप्स हो चुका है और यहाँ लोग सिर्फ प्राइवेट सिस्टम के भरोसे रह गए हैं और प्राइवेट सिस्टम ने सिर्फ यहाँ लूट मचा रखी है। गुरुग्राम के इस इकलौते सिविल अस्पताल का हाल आप खुद अपनी आंखों से देख लीजिए। गर्मियों की तपती दोपहरी में यहाँ पेड़ों के नीचे इस तरह अलग अलग 6-7 OPD चल रही हैं। यहाँ बाकी बीमारियों से ग्रस्त मरीज देखे जा रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक अस्पताल में कोरोना के मरीजों के लिए 10 बेड हैं, लिहाजा वहाँ संक्रमण का खतरा है तो बाकी मरीजों को बाहर ही देखा जा रहा है। गुरुग्राम में अब तक 2500 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। 1500 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस तो पिछले 9 दिन में ही सामने आए। 11 लोगों की अब तक कोरोना से मौत हो चुकी है। पूरे जिले में 140 बेड और 4 वेंटिलेटर की क्षमता वाला एक ही सरकारी अस्पताल है, जिसमें करीब 60 डॉक्टर और करीब 80 नर्सिंग स्टाफ और अन्य लोग हैं। यहाँ केंद्र सरकार का ESIC अस्पताल अब पूरी तरह कोविड अस्पताल बना दिया गया है। ESIC अस्पताल में भी 140 बेड हैं। इसी तरह मानेसर में भी 140 बेड की क्षमता वाला एक कोविड अस्पताल बना दिया गया है। इसके अलावा गुरुग्राम में करीब 250 प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, जिनमें इलाज बहुत महंगा है। पूरे गुरुग्राम जिले में कोरोना के सैंपल लेने के लिए सिर्फ 17 सेंटर हैं। एक निजी कंपनी ने सैंपल लेने के लिए 5 कियोस्क दान किए हैं, लेकिन ये भी काफ़ी कम है। सैंपल की जांच के लिए इतना बड़ा गुरुग्राम PGI रोहतक के भरोसे है। नतीजा ये है कि सैंपल की रिपोर्ट आने में काफ़ी समय लग रहा है। मंगलवार तक पूरे हरियाणा में कोरोना की जांच के 5000 नतीजे नहीं आए थे। नंबर ऑफ बेड्स की अवेलेबिलिटी कंफर्टेबल है और चाहे हमारे प्रॉपर सिविल हॉस्पिटल की बात हो या फिर एड ऑन फैसिलिटीज़ जितनी भी हमने एडिशनल क्रिएट करी हैं, आइसोलेशन फैसिलिटीज़, इवन होटल रूम्स
जो एज आइसोलेशन फैसिलिटी सेटअप करी हैं। सो विद जॉइंट एफर्ट्स आई थिंक एडिक्वेट नंबर ऑफ बेड्स हमारे पास हमेशा रहेंगे। लॉकडाउन को जो खोला गया है वो इतना जल्दी और इतना ज़्यादा खोल दिया गया है कि लोगों ने सड़कों के ऊपर इधर उधर बहुत ज़्यादा भीड़ जमा करनी चालू कर दी है। एक समस्या ये है कि अंडर टेस्टिंग है। देखिए, ICMR की गाइडलाइंस पहले कुछ थी, आज बदल गई हैं। जब गाइडलाइंस इतनी तेज़ी से चेंज होती हैं तो टेस्टिंग जो है वो पूरी तरह से नहीं हो पा रही है। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम ये है कि एक तो सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल एक ही है जिसमें 1 या 2 वेंटिलेटर की सुविधा होगी, मेरे ख्याल में तो वो भी नहीं है। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं जैसे मेदांता, आर्टेमिस वगैरह, उनमें अच्छी वेंटिलेटर की सुविधाएं हैं। परंतु देखिए, हर आदमी जाकर प्राइवेट के अंदर इलाज नहीं करा सकता। इसका इलाज काफ़ी कॉस्टली है, लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए तक का खर्चा आ जाता है। कोरोना संक्रमण के लिए दिल्ली को जिम्मेदार मानते हुए कई बार गुरुग्राम की सीमाओं को सील किया गया, लेकिन मामले कम होने की बजाय बढ़ते चले गए हैं। अब तो बाजार भी खुल गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का कई जगह पालन नहीं हो रहा है। साफ है, आने वाले दिनों में IT हब गुरुग्राम की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सपनों के शहर गुरुग्राम में सब कुछ है, लेकिन सरकारी अस्पताल महज एक है। ऐसे में कोरोना ही नहीं बल्कि बाकी बीमारियों से जुड़े लोग भी इलाज के लिए दर दर भटक रहे हैं या फिर प्राइवेट अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। गुरुग्राम से कैमरामैन गोपाल सिंह के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया। इधर उत्तर प्रदेश में अनामिका शुक्ला नाम से नौकरी करने वाली 9 फर्जी टीचर्स सामने आने के बाद सरकार ने कस्तूरबा गांधी स्कूलों के सभी 5000 टीचर्स की डिग्री की जांच के आदेश दे दिए हैं। ये प्रिया जाटव हैं, लेकिन पकड़ी इसलिए गई हैं कि ये अनामिका शुक्ला नाम से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कासगंज में पढ़ा रही थी। जब इन्हें पता चला कि उनका राज खुल गया है तो इस्तीफा देने गई थी, वहीं गिरफ्तार हो गई। किसने लगवाई थी नौकरी आपकी? राज नाम का है। कहाँ का है ये? मैनपुरी का। अभी यहाँ कासगंज में किस स्कूल में तैनात थी? उसमें ग्रामीण क्षेत्र में। क्या नाम क्या है स्कूल का? कस्तूरबा गांधी। आप कितनी पढ़ी लिखी हो? सर मैं B.Ed कर रही हूँ। अभी B.Ed कर रही थी, और जो कितने पैसे लिए थे आपने नौकरी लगवाने के? सर भी 1 लाख। जी? 1 लाख रुपए। दरअसल सरकार ने प्राइमरी टीचर्स की सेल्फी से हाजिरी का नियम बनाया है। हर टीचर के लिए स्कूल पहुंच के सेल्फी खींच के प्रेरणा नाम के ऐप में अपलोड करना ज़रूरी हो गया है। अगर कई टीचर्स के नाम, पिता का नाम, पता वगैरह एक ही हो तो ऐप अलर्ट करता है। इससे पता चला कि वाराणसी, अलीगढ़, सहारनपुर, बागपत, रायबरेली, अंबेडकर नगर, अमेठी, प्रयागराज और कासगंज के कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में सेल्फी हाजिरी लगाने वाली 9 टीचर्स का नाम अनामिका शुक्ला और सबके पिता का नाम सुभाष चंद्र शुक्ला है। जांच हुई तो सारी टीचर्स एक ही स्कूल कॉलेज की पढ़ी हुई निकली और सबके मार्क्स भी एक ही थे। मामला मीडिया में उछलने पर गोंडा में असली अनामिका शुक्ला सामने आई और बताया कि उन्होंने कस्तूरबा विद्यालय में अप्लाई किया था, लेकिन चूंकि उसी वक्त उन्हें बच्ची हुई इसलिए काउंसलिंग में नहीं गई। शायद उनकी डिग्री वहां से निकाल के दूसरे लोग नौकरी कर रहे हैं। मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला कि इस अभिलेख पर बहुत से लोग फर्जी नौकरियां कर रहे हैं और मैं ही असली अनामिका शुक्ला हूं। इसलिए मैं अपने समस्त अभिलेखों के साथ में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के सामने प्रस्तुत हुई और अपना पक्ष रखा। यूपी में फर्जी टीचर्स की जांच पहले से STF कर रहा है। उसने 4000 से ज्यादा ऐसे टीचर्स की पहचान भी कर ली है जो किसी और के नाम से उसकी डिग्री लगा के नौकरी कर रहे हैं। हमने आदेश दे दिए हैं इस बात के कि उत्तर प्रदेश के सभी 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में जो शिक्षक या शिक्षिकाएं कार्यरत हैं उन सब के अभिलेखों को एक बार उनका सत्यापन किया जाए और उनके ID प्रूफ और आधार कार्ड के आधार पर इस बात को देखा जाए कि जिस नाम से अभिलेख है वही शिक्षक कार्यरत हैं या नहीं है, ताकि ऐसा और भी कोई मामला हो तो पकड़ में आ जाए। आस्थावान लोग ये मानते हैं कि ईश्वर सब जगह हैं, लेकिन कोई मनुष्य एक साथ 9 जिलों में एक ही वक्त पे बच्चों को नहीं पढ़ा सकता है। और फिर विडंबना ये है कि जिस महिला के नाम पे 9 लोग नौकरी कर रहे हैं वो खुद बेरोजगार है। और दूसरी विडंबना ये है कि अनामिका शब्द का एक अर्थ होता है कि जिसका कोई नाम ना हो, उसके नाम पे 9 फर्जी लोग नौकरी करते पकड़े गए हैं और ये सब लोग बच्चों का भविष्य बिगाड़ रहे हैं।
कासगंज में अदनान, गोंडा में अनुराग और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। इधर मध्य प्रदेश में पुलिस मुख्यालय द्वारा ये आदेश जारी हुआ है कि सुनार की दुकानें, शोरूम और पैसे की लेन देन करने वाली लोन कंपनियों में अगर कोई आता है तो उसे अपना मास्क हटाना होगा और फिर काम निपटाने के बाद कैमरे के सामने ही उसे मास्क पहनना होगा। दरअसल पुलिस को खुफिया जानकारी मिली है कि अनलॉक 1 में अपराध बढ़ सकते हैं, इसीलिए ये उपाय किए जा रहे हैं। भोपाल के कोहिफिजा इलाके में पिता का इलाज कराने आए किसान से बाइक सवार बदमाश 50,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। शक्ल कैमरे में कैद हुई, लेकिन ढके चेहरे से पहचान मुश्किल थी। राज्य में ऐसी वारदातें न बढ़े, इसलिए पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी कर कहा है सभी थाना प्रभारी अच्छी क्वालिटी के कैमरा और उन्हें चालू करवाना सुनिश्चित करें। ज्वेलरी शॉप, बैंक, वित्तीय संस्थानों में प्रवेश से पहले मास्क उतारकर सीसीटीवी में चेहरा रिकॉर्ड करवाना सुनिश्चित करें। आदेश के बाद भोपाल के बैंकों में आने वाले ग्राहकों को कुछ इस तरह से सीसीटीवी में चेहरा दिखाना पड़ रहा है। हालांकि वो कह रहे हैं उन्हें शिकायत नहीं है। पहले सर हम लोग मास्क उतरवाते हैं, फिर कैमरे में दिखाते हैं, उसका सैनिटाइज करते हैं, फिर स्कैन करके अंदर जाने देते हैं। बहुत बढ़िया सुविधा है, इसमें अपने आप को सुरक्षित भी रखने के लिए बहुत ही उत्तम आदेश आया है। इससे हम तो सहमत हैं। सुविधा है हम लोग, क्योंकि मैं भी खुद भी व्यापारी हूँ और मेरा ये प्रतिष्ठान है, तो ये बहुत ज़रूरी है। मुँह छुपा के तो क्या क्या नहीं होता है। पहले तो ये मास्क बहुत ज़रूरी हो गया, एक तो मैंडेटरी है ये मास्क, बाकी तो मुँह छुपा के घूमना कहीं ना कहीं गलत है, तो मैं इसका समर्थन करता हूँ। पुलिस को आशंका है कि बैंक, ज्वेलरी शॉप, वित्तीय संस्थानों में मास्क लगाए हुए अपराधी घटना को अंजाम दे सकते हैं। ऐसे में मास्क होने के चलते उन्हें पहचानना मुश्किल होगा। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए बैंक में कोई व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति या क्रिमिनल जा रहा है तो वो किस प्रकार से जा रहा है, सीसीटीवी कैमरे के सामने से जाएगा। मास्क लगाए हुए है, उसका मास्क नीचे करा देते हैं तो कैमरे में वो कैप्चर हो जाती है उसकी फ़ोटो। अगर कहीं घटना घटित होती है तो कैमरे में जो कैप्चर हुई फ़ोटो है उससे वो पता रसीद मिल सकती है और उस क्राइम को होने से रोका जा सकता है। मामला अपराध और बेरोजगारी से भी जुड़ा है। राज्य युवा आयोग के आंकड़े कहते हैं कि लॉकडाउन में प्रदेश के 12 लाख युवा बेरोजगार हो गए। 2 महीने में बेरोजगारी दर 14 गुना तक बढ़ गई। मध्य प्रदेश में मास्क लगाइए तभी घर से बाहर निकलिए, नहीं तो जुर्माना लगेगा। लेकिन बैंक या दूसरे वित्तीय संस्थानों में आते हैं तो पहले मास्क उतारिए, चेहरा दिखाइए, तभी अंदर एंट्री मिलेगी। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए राजस्थान सरकार ने 1 हफ्ते के लिए बॉर्डर को सील करने का फैसला किया है। ऑनलाइन मंजूरी के बाद ही बस, ट्रेन और प्लेन से यहां आने की इजाजत है। हर एंट्री पॉइंट पर सख्ती बढ़ती जा रही है और 1 हफ्ते के बाद इस फैसले पर फिर से विचार होगा। राजस्थान की सीमा पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों से जुड़ी है। अब यहां से राजस्थान में आने पर रोक लगाई गई है। राज्य सरकार ने कोरोना के अचानक मामले बढ़ने के बाद बॉर्डर बंद करने का फैसला लिया है। राजस्थान में एक दिन में 369 कोरोना के मरीज मिले हैं। राज्य में एक दिन में सबसे ज्यादा संक्रमित की पहचान हुई है। राज्य में कुल 11,368 कोरोना के मरीज मिल चुके हैं। इन मरीजों में 3,209 अप्रवासी मजदूर हैं। वहीं सरकार की चिंता पड़ोसी राज्य दिल्ली में मरीजों की संख्या बढ़ने को लेकर भी है। राजस्थान सरकार 1 हफ्ते सीमा को सील कर ये भी देखना चाहती है कि मामले कम होते हैं या नहीं। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। सीबीएसई ने फैसला लिया था कि वो बची हुई परीक्षाएं 1 से 15 जुलाई के बीच करवाएगा, लेकिन इस फैसले के खिलाफ अब कुछ अभिभावकों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और परीक्षाओं को रद्द कराने की मांग की है। जुलाई में कोरोना के मामलों की संख्या अपने चरम पर होने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में परीक्षा केंद्रों पर बिना लक्षण वालों से संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ सकता है। अभिभावकों का ये भी कहना है कि रेड जोन में रह रहे बच्चों का क्या होगा। साथ ही याचिका में ये भी कहा गया है कि जब सीबीएसई ने विदेशों में मौजूद अपने 250 स्कूलों के लिए 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं, तो भारत में ऐसा क्यों नहीं किया गया। और इसी के साथ सिटी सेंटर शो में मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों के लिए बने रहें एनडीटीवी इंडिया के साथ। नमस्कार।